जय हिंद। आज की वीडियो में बात करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में। क्लास 11th केमिस्ट्री में, इससे आईआईटी या नीट में हर जगह से क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए समझते हमारा बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि यार रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमी हो गई थी जिसकी वजह से बोर का मॉडल आया, है ना। तो देखो रदरफोर्ड जो थे न्यूजीलैंड के थे रहने वाले, बेसिकली 1911 में इन्होंने क्या दिया, अपनी रदरफोर्ड की मॉडल प्रपोज किया। अच्छा, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या कहा, उसने कहा भाई ऐसे एक न्यूक्लियस होता है ना, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब एक बात बताओ, ठीक है, मान लो मैंने आपको बोला कि आपको एक पार्क में ना, पार्क के चारों तरफ आपको चक्कर लगाने, आपने एक चक्कर लगाया, मैंने कहा दूसरा भी लगाओ, आपने दूसरा चक्कर लगाया, फिर मैंने तीसरा, चौथा, पांचवा, मैंने आपसे 25 चक्कर लगवाए, तो आप क्या लास्ट में बोलोगे, मैंने कहा 26वां चक्कर, तो आप बोलोगे सर अब हमारे पास एनर्जी नहीं बची। तो यही इनका ड्रॉबैक बना। 3 वर्ड देखो, ड्रॉबैक, लिमिटेशन या शॉर्टकमिंग। तीनों का मतलब क्या है कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमियां रह गई थी, वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। जैसे आपने बोला यार पार्क के मैं इतने राउंड मार लिए मेरे पे, अब एनर्जी नहीं बची। वैसे ही जब इन्होंने कहा कि यार न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते ही रहते हैं, नॉन स्टॉप घूमते रहते हैं, तो एक टाइम तो ऐसा आना चाहिए कि इनके पास जो इनकी एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए। भाई खत्म हो जाएगी एनर्जी तो कोलैप्स कर जाने चाहिए और हमारा एटम जो है डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो यही थ्योरी, जिस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसी बात को एक्सप्लेन करा हमारे नील बोर साहब ने 1922 में। अब जो नील बोर थे वो डेनिश थे। डेनिश मतलब डेनमार्क के जो लोग हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं उसे डेनिश कहा जाता है ना। तो बेसिकली डेनमार्क के जो नील बोर का मॉडल है वो आया 1922 में, ठीक है। आगे जाके इनको नोबेल प्राइज से मिला नील बोर को। ये किस पे बेस पे था, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी पे। प्लैंक नाम के एक जर्मन फिजिस्ट थे, उन्होंने एक प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी थी, उसी को बेस बना के नील बोर ने अपने मॉडल को समझाया। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी समझते, पहले प्लैंक क्वांटम थ्योरी में था क्या। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्वांटम की बात करी। आपने कहा सर एक क्वांटम क्या होता है, बेटा क्वांटम होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। भाई एनर्जी के पैकेट को कहा जाता है क्वांटम, और जब वो लाइट की फॉर्म में होता है तो उसे कहते हैं फोटोन। तो उसने क्वांटम की बात करी। इसने कहा कोई भी एटम और मॉलिक्यूल है वो एनर्जी एमिट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है, और किस फॉर्म में करता है, वो क्वांटम की फॉर्म में, ठीक है। समझ आ गया कि कोई भी मतलब देखो उसको एनर्जी ऊपर हायर शेल में जाना है तो ऑब्वियसली बात है उसको एनर्जी चाहिए ना, और जब उसको नीचे जाना है तो अपनी एनर्जी एमिट करेगा। एग्जाम्पल आप समझो, आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं और ऊपर को आप चढ़ते हो, आप थकान होती है, पर जब आप नीचे को आते हो तो एनर्जी आपकी कम लगती है। तो वही है कि जब लोअर शेल से हायर शेल में जाना है तो उसको एनर्जी चाहिए भाई, है ना, फोटोन की फॉर्म में, सॉरी क्वांटम की फॉर्म में। और जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसको एनर्जी एमिट कर देगा, अपनी कम एनर्जी लगेगी। तो इसने प्लैंक्स ने यही बात करी कि हर एटम के और मॉलिक्यूल जो एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब करता है वो क्वांटम की फॉर्म में करता है, ठीक है। सेकंड, उसने कहा कि हर एक क्वांटम की ना एनर्जी जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनल होती है। और जब आप इसको आगे सॉल्व करते हो, आपको पता है केमिस्ट्री या फिजिक्स में जब भी ये साइन सॉल्व होगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे आप कहते हो प्लैंक्स कांस्टेंट। आपने कई सारे न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू भी पुट करी होगी, 6.6 × 10 की। तो बात समझ आ गई कि बोर के मॉडल ने क्या करा था, इसके प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को अपना बेस बनाया था अपने मॉडल को समझाने के लिए। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी 2 पॉइंट में थी कि कोई भी एटम अपनी एनर्जी क्वांटम की फॉर्म में एमिट एब्जॉर्ब करता है। दूसरे उसने कहा था हर क्वांटम की एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एनर्जी भी घटेगी। अब समझते हैं हम बोर मॉडल को। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बोर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं कि आप हर जगह बोर मॉडल लगा दो। बोर मॉडल आप वहीं लगाओगे जिन स्पीसीज के पास एक इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल आप समझो, यहाँ पे देखो मैंने हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन का मुझे आप एटॉमिक नंबर बताओ। आपने कहा सर 1 होता है, ठीक है। He+, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, प्लस का मतलब है इस पे एक इलेक्ट्रॉन इससे चला गया है, तो कितने बचे, 1। भाई 2 में से 1 गया, 1। आप Li+2 की बात करो, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 का, और यहाँ पे +2 का मतलब उल्टा होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इससे चले गए हैं, तो चले गए तो यानी बच। ऐसे आप बेरिलियम +3 की बात करो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो यहाँ जहां पे आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज दिखेंगे वहां पे आप बोर मॉडल लगा सकते हो। ये बात समझ आ गई, ठीक है।
इसके पोस्टुलेट्स की बात करूं, उसने टोटल उसने 6 पोस्टुलेट्स दिए बोर्ड ने, एक एक करके पढ़ते। सबसे पहला बात उसने कही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, मान लो ये मेरा न्यूक्लियस, सेंटर पे न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसने भी यही बात करी। अब इसने बोला कि उनकी डेफिनेट एनर्जी होती है, एक फिक्स एनर्जी होती है, उन्हीं जिन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं बेटा, जिन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ऐसा हो गया, और भी आप बना लो बाहर, उन पाथ को क्या कहता है बेटा, ऑर्बिट्स भी कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, तीनों नाम समझ आ गए, ऑर्बिट भी कह सकते हैं, शेल्स भी कह सकते हैं, स्टेशनरी। दूसरा उसने बोला यार जो न्यूक्लियस का साइज होता है, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू साइज। देखो साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 10 की पावर -15। साइज ऑफ एटम कितना है, 10 की पावर -10। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 1 लाख। मतलब जब आप अपने न्यूक्लियस का 1 लाख गुना करोगे तब आपको जाके एटम का साइज मिलेगा। तो उसने यही कहा कि साइज ऑफ वेरी न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। अच्छा, सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहा, देखो उसने बोला कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। अब समझते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या। देखो मेरा सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन मान लो ये रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं भाई, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। अब आप ये तो मानोगे यार पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, भाई अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस को दूसरा नाम आप बेटा कोलम्बिक फोर्सेस भी कह सकते हो, और इसको एक और नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। कौन सा नाम दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो कूलम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा किसी भी चीज पे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी तो उसका फॉर्मूला दिया उन्होंने। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें वो आता है K(Q1Q2/r²। ठीक है बेटा। अच्छा, अट्रैक्टिव फोर्स अगर लगेगी तो इसको तो अंदर की तरफ गिर जाना चाहिए, बट गिर नहीं रहा। तो इसका तो मतलब है कि अगर इस तरफ कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है और इस तरफ से कोई फोर्स लगनी चाहिए तभी तो बैलेंस होगा, घूमता रहेगा। तो बाहर जब भी एक फोर्स नाम लगती है बेटा उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है सेंट्री। तो उन्होंने कहा अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है मेरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। बात समझ आई। तो ये यहां से एक रिलेशन निकला K(Q1Q2/r²) mv। जो चीजों को बेटा सर्कल में घुमा रही है, नहीं तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्टिव फोर्सेस खाली होती तो अंदर की तरफ गिर जाता, पर क्योंकि अंदर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स खींच रही है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी वजह से घूमता है। जहां जहां पे सर्कल में कोई चीज घूमेगी वहां पे हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी। ठीक है। अच्छा एक बात देखो, Q1 क्या है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो Q1 की वैल्यू इलेक्ट्रॉन आ गई। Q2 क्या है बेटा, Q2 आपने कहा सर न्यूक्लियस है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हो सकते हैं मेरे भाई, आपने कहा Ze बेटा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है तो कई सारों पे क्या होगा Ze, तो ये बन गया अपॉन r²। तो देखो mv²/r, तो ये रिलेशन मेरा बनेगा, मल्टीप्लाई करो Kze²/r² इज इक्वल टू mv²। आगे जाके इसी रिलेशन से, इसी फॉर्मूले से हमें कई सारे फॉर्मूले जो है डिराइव करने हैं।